हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल स्टडी हब। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या पार्लियामेंट कोई नई स्टेट क्रिएट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। व्हाई डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज़ भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा हुआ। ये कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लेक्चर में हम करेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 कवर। वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और पार्ट 1 को कवर करते हैं आर्टिकल 1 टू 4। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब क्यों यूनियन बोला हुआ है और फेडरेशन क्यों नहीं बोला है? इसके दो रीजंस हैं। नंबर 1 है कि जो इंडियन फेडरेशन है ये स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट की वजह से नहीं है, ठीक है। मतलब जो हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम जो है एक यूनियन क्रिएट करेंगे, बल्कि जो यूनियन है इससे अलग अलग स्टेट्स बनी है। फर्स्ट रीज़न। और सेकंड रीज़न है कि किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। तो इसलिए जो आर्टिकल 1 है वो डिक्लेयर करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देयरफॉर इंडियाज़ यूनिटी इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब ये है कि स्टेट जो है अपनी मर्ज़ी से यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, जो स्टेट्स की टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज है, और कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगी। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया में खाली स्टेट्स आता है और टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आती है, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं और एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आती है। ये एक फैक्ट है जो आपने याद रखना है कि इंडिया जो है कोई भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकती है, जो भी जितने भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स है, जैसे कि सेशन है, परचेज है, ट्रीटी है, गिफ्ट है, लीज है, ऑक्यूपेशन या कॉन्क्वेस्ट है, और ये सब सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के। आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि जो नई स्टेट्स हैं वो कैसे बनेंगी या उनको कैसे यूनियन में एडमिट करेंगे। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन, कि ये जो हमारी यूनियन है इसमें कोई नई स्टेट को ये एडमिट कर सकता है या फिर इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट, ठीक है, जो पहले से स्टेट नहीं है। इसकी एग्जांपल है सिक्किम जो है स्टेट बनी 1975 में, और अगर कोई भी जो बाहर वाली टेरिटरी है वो इंडिया को फ्यूचर में ज्वाइन करती है तो पार्लियामेंट उसको एडमिट कर सकता है अंडर आर्टिकल 2। मतलब अंडर आर्टिकल 2 जो है उस टेरिटरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बना सकती है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी कि जो आर्टिकल 2 है वो मेनली किससे डील करता है? जो टेरिटरीज़ है आउटसाइड द एग्जिस्टिंग यूनियन, ठीक है। मतलब जो अभी हमारी यूनियन का पार्ट है उससे बाहर जो टेरिटरीज़ हैं उनको डील करती है, कि फ्यूचर में अगर कोई न्यू स्टेट बनानी है या उसको कोई न्यू स्टेट को एडमिट करना है यूनियन में, उसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करेगा? आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ से कोई नई स्टेट बना सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ कर सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया रिड्यूस कर सकता है, और स्टेट की बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकता है, या फिर किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकता है। अब इसकी जैसे छत्तीसगढ़ बनी है 2000 में, झारखंड बनी है
2000 में, उत्तराखंड भी 2000 में बनी है, तेलंगाना जो 2014 में बनी है, और कुछ स्टेट्स जो है जिनके नाम भी चेंज हुए हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले जो बिल इंट्रोड्यूस होगा वो होगा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो बिल को रेफ़र करेगा कंसर्न जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ से बॉन्ड नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। उसके बाद पार्लियामेंट जो है बिल को पास करेगा बाई सिंपल मेजॉरिटी। ये चीज़ याद रखनी कि सिंपल मेजॉरिटी से जो है पार्लियामेंट ये सब चीज़ें कर सकता है। अब ये इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपने याद रखना है कि कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट मैंडेटरी। खाली जो स्टेट लेजिस्लेचर की है वो ओपिनियन चाहिए होती है पार्लियामेंट को, और मैंडेटरी नहीं है कि मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कंसेंट दे। और इसी से हमें पता चलता है कि जो है इंडियन यूनियन जो है वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब स्टेट्स क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है। पार्लियामेंट जो है कभी भी किसी भी स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, उसके एरिया को चेंज कर सकती है, नेम को चेंज कर सकती है, या उसकी बाउंड्रीज़ को भी चेंज कर सकती है, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो यूनियन से अलग नहीं हो सकती है। आर्टिकल 4 में क्या? आर्टिकल 4 में है कि जो भी लॉज बनेंगे अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होंगी अंडर आर्टिकल 368। आपको पता है जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो वो प्रोसीजर दिया हुआ आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेट को जो है न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करनी है, या किसी स्टेट को एडमिट करना है इंडियन यूनियन में, या स्टेट का एरिया को चेंज करना है, बाउंड्रीज़ को चेंज करना है, नेम को चेंज करना है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होंगी अंडर आर्टिकल 368। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है ये सब सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए इसके लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में पूछा भी जाता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। की पॉइंट्स क्या है? आर्टिकल 1 में है यूनियन एंड टेरिटरी, कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। एक तो इसमें नेम आता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, और जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 में क्या? आर्टिकल 2 में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, जो स्टेट्स अभी यूनियन का पार्ट नहीं है, जो एक्सटर्नल टेरिटरीज़ है। आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट्स पहले से यूनियन का पार्ट हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज करना होगा, या उनको उनके नेम को चेंज करना होगा, ये सब आर्टिकल 3 के अंडर होगा। इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। और आर्टिकल 4 में है कि कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस, जो चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 के अंडर होंगी वो सिंपल मेजॉरिटी से होंगी, ना कि आर्टिकल 368 में होंगी। आर्टिकल 1 में शॉर्ट में देखेंगे फिर से हम। आर्टिकल 1 में आइडेंटिटी इंडिया दैट इज़ भारत, वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आर्टिकल 2 आउटसाइड। आउटसाइड मतलब जो न्यू स्टेट्स इस्टेब्लिश करनी होंगी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 में इनसाइड, मतलब जो है इंटरनल रीएडजस्टमेंट होगी, क्रिएशन एंड अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 एंड 3 को फॉलो अप करता है कि ये जो आर्टिकल 2 और 3 में जो चेंजेस होंगी वो सिंपल मेजॉरिटी से होंगी। इसको आप सिंपली याद रख सकते हो कि 1 में आता है नेम, 2 में न्यू स्टेट्स, 3 में चेंज, मतलब चेंज करना है एग्जिस्टिंग स्टेट्स में। एग्जिस्टिंग स्टेट्स में जो चेंजेस होंगी वो होंगी आर्टिकल 3 के अंदर। और 4 सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल 1 में नेम एंड टेरिटरी, आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 में चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और आर्टिकल 4 में सिंपल मेजॉरिटी।